अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हाई नॉट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके गाइस, तो आजकल नेस्ट में एनईटी और गैट नेट चल रहा है। ये सारी आजकल तैयारी प्रिपरेशंस हो रही हैं और साथ उनके टेस्ट भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि मैंने गैट देते हुए किया था और नेट देते हुए किया था मास्टर्स के लिए। तो मास्टर्स के लिए मैंने दिया था गैट। वो होता है ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। उसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, एक वर्बल, एक क्वांटिटेटिव और एक एनालिटिकल, ठीक है। और इसके टाइप्स हैं, मतलब गैट ए है, गैट बी है, गैट सी है। जो गैट ए है वो इंजीनियरिंग के लिए सारा कुछ है, उसमें सब रिगार्डिंग इंजीनियरिंग और इस तरह की जो सर से एआई, आईटी, सीएस, डाटा साइंस, इस टाइप के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उस टाइप के लिए एमबीए, ये सारा कुछ इसी में आता है गैट 1 में, गैट ए में, ठीक है। और इसके अंदर जब आप गैट ए का टेस्ट दोगे ना अपने लाइक एमबीए के लिए या आईटी वगैरह के फील्ड्स के लिए, तो आपको 35% मैथ, 35% इंग्लिश और 30% लॉजिकल रीजनिंग, उसको कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, उसका टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये आपका 100 का एग्रीगेट बनेगा। 35% मैथ्स, 35 इंग्लिश और 30 लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गैट बी। इसमें आता है सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स और जो भी ह्यूमैनिटीज़ के और सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे गैट बी में आते हैं। और उनमें 50% होता है इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश कवर कर लिया है उसमें तो आपका काम ईजी है। 20% होती है लॉजिकल रीजनिंग और 30% होता है मैथ, ठीक है। तो ये इनका 50 का एग्रीगेट बन जाता है। इसी तरह गैट सी भी है, गैट डी भी है। गैट सी आई गेस ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर वगैरह इस टाइप के सब्जेक्ट्स के लिए। तो इस सब के एग्रीगेट 100% बनते हैं, अपनी अपनी रेशोज़ होती हैं उनके, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो जब मेरा हुआ था तो मुझे 35% मैथ, 35% इंग्लिश और 30% लॉजिकल रीजनिंग करनी पड़ी थी। इनमें से जो मैथ्स है वो बहुत बेसिक आती है, मतलब इसका जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो आप सेकेंड ईयर की पढ़ें, मैथ्स कवर करें उनमें, लेकिन उनमें बहुत बेसिक चीज़ें कवर करें, जैसे कि मतलब इतनी डेप्थ में एंगल्स, इनकी एंगल्स वगैरह देख लें, लेकिन इतनी डेप्थ में जैसे साइन, कॉस, थीटा और बहुत ज़्यादा डीप जो प्रॉपर ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं वो सब नहीं देते वो लोग, बहुत बेसिक से होते हैं। डेरिवेटिव एक बहुत स्मॉल सा आएगा, बहुत ऐसे बेसिक सा डेरिवेटिव आएगा जो कि एक इनिशियल स्टेज पे आप सीखते हैं। और जैसे साइन कॉज है वो भी बहुत मतलब इतने लेंथी नहीं होते, बट इस जस्ट कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए हर एक के बारे में कि सॉल्व होता कैसे है, तो वो आपका हो जाएगा ईजिली। बेसिक कैलकुलेशंस भी होती हैं, बेसिक कैलकुलेशंस, और इसके अलावा भी जिस तरह से माइनस प्लस डिमैस रूल्स वगैरह वो सब अप्लाई कर दो, या बहुत सिंपल होता है। बट ये है कि टाइम मैनेज करना, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मुझे टाइम मैनेज करने का इश्यू हुआ था कि मुझसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा था। मैथ्स में मैं ज़्यादा ले रही थी और बाकी क्वान्टिटेटिव और इंग्लिश में मैं कम ले रही थी। और जो इंग्लिश का टेस्ट आता है, इंग्लिश का वर्बल जो टेस्ट आता है, उसमें ये होता है कि सिनोनिम्स, ठीक है, वो आप जितने भी याद कर लो पूरी तरह से आप कवर नहीं कर सकते सिनोनिम्स, ठीक है। तो आप देख लो, जितने आपने ट्राई करनी है कर लो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाता है उनमें, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हो, इतने टफ़ नहीं होते वो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश का जो मसला आता है वो आता है कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स में, क्योंकि वो एक तो लंबे होते हैं और उनको समझना और फिर उनको करने में टाइम लगता है, वरना बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स और वो सब इजीली आप कवर कर सकते हो अगर आपका थोड़ा सा भी कमांड है इंग्लिश में। नहीं भी है तो भी आप कवर कर सकते हो, मतलब इंग्लिश का इतना टफ नहीं होता। इस जस्ट के कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स में भी जो शुरू की लाइंस होती हैं, फर्स्ट 2-3 लाइंस, उसमें ही से ही काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि टाइटल बताएं, इसका ऑब्जेक्टिव बताएं पैराग्राफ का, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह करना चाह रहे हैं, जो भी रिगार्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट कि वो कैसे क्या है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आता है उसमें इस तरीके से है कि लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, उनका एक मेथड है, एक पैटर्न है सॉल्व करने का, ठीक है। जिससे इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जैसे
ए बी का ये है, ठीक है, बी सी का ये है, तो ए और सी में क्या कनेक्शन होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो आप सब सॉल्व कर सकते हो जस्ट अगर आप एक पैटर्न, उनका मेथड समझ लो कि उसको किस तरीके से करना है। इस टाइप की बहुत सी यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं जो ये चीज़ें समझाती हैं कि इसको करना कैसे सॉल्व। ये सारी चीज़ें आप माइंड में नहीं कर सकते, उसको आपको लिखना पड़ता है कि चलो ए ये है तो इसके आगे कुछ, उसके जो भी वो पैराग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग करके आप सॉल्व कर सकते हो। वो भी इतना टफ नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर मैं आप लोग को एक एडवाइस करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग हमेशा एंड पे करिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है और आप टायर्ड हो जाते हो एंड तक। तो आपसे मैथ्स और इंग्लिश उसके बाद करना वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी 1 घंटे का ही होता है और तो 120 मिनट्स का या पता नहीं कितने का एग्जैक्ट मुझे अभी टाइम नहीं पता, बट टाइम बहुत लिमिटेड होता है और हर सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो वो कवर करना 90 मिनट्स का आई गेस होता है। तो वो सब कवर करना और इसको समझना थोड़ा सा टफ़ हो जाता होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पहले मैथ्स करो फ्रेश माइंड के साथ, फिर इंग्लिश करो क्योंकि वो भी इजी होती है कंपैरेटिवली, एंड पे जाओ लॉजिकल रीजनिंग के लिए। इससे ये होगा कि आपका एक तो माइंड तब तक इतना एग्जॉस्ट नहीं हुआ होता, आप लॉजिकल रीजनिंग भी कर लेते हो और आपका बाकी भी कवर होता है। और साथ साथ जितने जितने आ रहे हैं ना, आप वो सॉल्व करते जाओ, रुको मत। अगर कोई चीज़ लंबी लग रही है या नहीं समझ आ रहा है उसको छोड़ दो, उसको करो एंड पे। जो जो कर सकते हो ना मेजरली वो करो और छोड़ो मत, कुछ भी छोड़ना नहीं है, करना सब है। क्योंकि मेरा अभी हुआ है एडमिशन तो मैं आप लोग को ट्रूली गाइड कर सकती हूँ कि किस तरह करो, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मे भी मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग दिस इज़ द बेस्ट वे कि रुको मत, एंड पे छोड़ दो। एंड पे आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता है कि आप कर सको, ठीक है। और ये सारा कुछ आपने खुद मार्क करना होता है, लाइक पेपर पे होता है ये, पेपर पे बबल्स होते हैं उसको फिल करना होता है। और बबल्स फिल करने में गाइस टाइम लगता है, मेरा टाइम लगता था। बबल फिल फॉरवर्ड नहीं होते। मैंने गैट के 2 टेस्ट दिए थे, तो जो पहला वाला था ना वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मैंने बबल्स सही से फिल नहीं किए थे, वो बाहर जा रहे थे ज़्यादा, ठीक है। तो मेरी मार्किंग नहीं हुई क्योंकि ये इन्होंने मशीन में चेक करना होता है, तो अगर बबल्स सही से फिल ना हो तो आपकी मार्किंग उस तरीके से सही नहीं होती। मेरा ये इशू आया था, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बबल्स आराम से एंड पे फिल करो और उसको सही से फिल करो, उसका टाइम निकाल लो, क्योंकि 100 MCQs होते हैं, ठीक है। 35 होते हैं मैथ्स के, 35 होते हैं इंग्लिश के, 30 होते हैं एनालिटिकल में। मैं गेट ए की बात कर रही हूँ, अगर कोई गेट ए दे रहा है तो इसी तरह से गेट बी में भी है, होते सब में 100 MCQs ही हैं, ठीक है। तो वो आपको एंड पे अगर आप फिल कर रहे हो, मतलब आप साथ साथ मार्क कर रहे हो, एंड पे आपने रखा है कि मैं फ़िल करूँगा, तो उसको टाइम लगेगा, आपका हाथ उस टाइम तक थक जाता है। तो मेक श्योर कि उसको आप सही से फिल करो, ओके। तो या रिटन होता है, बबल मार्क होते हैं, टाइम मैनेज कर लो बस। बाकी ये कि तैयारी का ये है कि FSC की चीज़ें देख लो, FSC की ही ज़रूरी होती हैं, मैं मास्टर्स के लिए बता रही हूँ। और नेट का जो टेस्ट, नेट का भी सिमिलर ही टेस्ट है गैट की तरह से। पहले गैट होता था लेकिन कुछ अरसे से इन्होंने नस नेट निकाला है, नस ने। तो ये दोनों चीज़ें ही एक्सेप्टेबल हैं वैसे मास्टर्स के लिए। तो या दैट्स अबाउट इट। इस तरह की तैयारी करो तो आई होप आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। और भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं या उनको कोई क्लैरिटी नहीं है या वो गैट और नेट के रिलेटेड मुझसे कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोग को साथ साथ गाइड करूँगी कि किस तरह से करें और कैसे होगा। तो या इसके अलावा ये है कि गैट नेट का प्रेशर मत लो, होता ईजी है, इस जस्ट के टाइम मैनेज कर लो और जितना काम रह के करोगे उतना इजी होगा। अगर एंजाइटी होती भी है, बहुत से लोगों को एंजाइटी होती है पेपर से पहले, मुझे भी होती थी, तो उसका ये सोल्यूशन है कि ट्राई कि उसको इतना ज़्यादा सर पे मत हावी करो कि उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि चीज़ें बेसिक ही होती हैं। अगर इजी रह के करोगे तो ज़्यादा इजीली और अच्छे से कर पाओगे। और गैट का ये है कि एक दफ़ा आपका गैट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गैट 4 दफ़ा होता है, ठीक है। जनवरी में भी होता है, ओके,
मार्च में, ओके, जून नहीं, मार्च में नहीं, अप्रैल में, जून में एंड जुलाई में, ठीक है। और ये चारों ही नस एक्सेप्ट करती है, ये चारों टेस्ट नस एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और फिर क्लासेस की कमेंसमेंट जो होती है वो सब होती है सितंबर में। मेरी क्लासेस मैंने दिया था जून में और अप्रैल में, और मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी सितंबर 8 को, ठीक है। तो ये आप देख लो कि सितंबर 8 में होनी है, तो उसके अकॉर्डिंग 4 बीच में टेस्ट आते हैं। अच्छा है अगर आप पहले से ही देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मे बी पहले में आपको क्लैरिटी ना हो किस तरह से होता है, वो एक आपका एक माइंड, मतलब आपको पता लग जाता है किस तरह से होता है, दूसरे में आप इजीली कर लेते हो उसको, तो डू दैट। और मास्टर्स का हॉस्टल्स के रिलेटेड मुझसे पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी बताऊं कि हॉस्टल मास्टर्स में फ़र्स्ट ईयर में आपको नहीं मिलते। चाहे आप फ़ौरन अप्लाई कर दो, जैसे ही आपको पता लगा आपका एडमिशन हो गया, आप फ़ौरन भी अप्लाई कर दोगे ना हॉस्टल्स के लिए, साल का वेट आता है, साल का वेट आराम से आता। अभी मैंने जिस रात को मुझे पता लगा था ना कि मेरा एडमिशन हो गया, उसी रात, उसी टाइम, उसी वक्त मैंने फ़ौरन अप्लाई कर दिया था हॉस्टल्स के लिए। बट हॉस्टल्स नहीं मिलते, हॉस्टल्स मिलते हैं एंड पे, साल के बाद, 2 सेमेस्टर्स के बाद, ठीक है। तो अगर ये किसी को कन्फ्यूजन है तो पहले ही अपना सिस्टम, अपना हॉस्टल, ये सब अकॉर्डिंगली सेट करके आए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों को अलॉट हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स, बट ऐसा नहीं होता, आपको अलॉट नहीं होता। मुझे अलॉट नहीं हुआ, मेरे साथ जितनी भी लड़कियां आई थी उनमें से किसी को भी अलॉट नहीं हुआ। अब जाके जो हमारी सीनियर्स हैं, जो पहले जिनको 1 ईयर हो गया, 1 ईयर उनको मिला है अब, तो इनके पास गर्ल्स के हॉस्टल बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली टू बॉयज़। बॉयज़ को मिल सकता है, बॉयज़ को मिल भी जाता है, बट गर्ल्स के हॉस्टल हैं लिमिटेड, ठीक है। तो उनमें हमारा नंबर, लड़कियों का नंबर बहुत लेट आता है। अब जाके पिछले ईयर वाली लड़कियों को मिला है, तो हमें नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। आप अब एडमिशन लोगे तो फिर आपको भी ईयर के बाद ही मिलेगा। ये मैं मास्टर्स के लिए कह रही हूँ। अंडर ग्रेजुएट्स को मिल जाता है, उनको फ़ौरन मिल जाता है, उनको उसी टाइम आने से पहले ही मिल जाता है, उनका इशू नहीं होता हॉस्टल्स का, लड़कियों का भी और लड़कों का भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। और नस के सामने, गेट 4 के सामने बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं। अगर आप लोग किसी को भी हॉस्टल चाहिए हुआ तो गेट 4 के सामने मैं हॉस्टल्स का नाम भी आपको बता दूंगी, अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि कौन सा है अच्छा है, कौन सा नहीं। मरियम है, फ़ाइज़ा है, डायमंड ब्लिस है, इस टाइप के बहुत से, कैपिटल है, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो बिल्कुल नस के गेट के सामने हैं, और आपको फिजिबल होता है ट्रैवल करना वहाँ से यहाँ, क्योंकि रास्ता कम होता है। गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत फिजिबल है, और बॉयज़ के भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं। तो ओके गाइस, आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड आई विल लव टू गाइड यू ऑल। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आज का व्लॉग इंफॉर्मेटिव था रिगार्डिंग टेस्ट, एंट्री टेस्ट। तो होप सो आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो जो आपको चाहिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आई गेस नस से हटके होगा। दैट वुड बी अबाउट फूड ब्लॉगिंग, तो वो भी लाजमी देखिएगा। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़।